Hello everyone, welcome to Wajim Pointers JD Prelims Analysis dated September 3rd. PDF for the same is available on Telegram. उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। पहला आर्टिकल डिस्कस हो। अब देखो सहारा डेजर्ट न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हो गई अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल। और रेनफॉल पहले तो यहाँ तक तो होती ही थी, बट क्या हुआ कि अब और डीपर हो गई रेनफॉल और अंदर तक आ गई। इस वजह से साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि अब सहारा डेजर्ट जो है वो ग्रीनिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि रेनफॉल होगी तो वहाँ ग्रीनरी तो होगी ही थोड़ी बहुत। अब देखो ये हुआ क्यों, तुमने एक टर्म पढ़ा होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मैंने भी पढ़ा रखा है ये। अब होता क्या है, इक्वेटर पे हमारी विंड्स जो आती हैं वो ऐसे ऐसे आके कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक, ट्रेड विंड्स जो होती हैं। तो यहाँ पे एक लो प्रेशर रीजन बन जाता है जो कि हीटिंग वगैरह की वजह से बन जाता है। अब देखो नदर्न हेमिस्फीयर में जब समर होता है तो हमारा सन कहाँ पे होता है, हमारा सन हो जाता है ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक। तो जब सन का एपरेंट मूवमेंट होता है ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, तो हमारी जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक। अब इस केस में क्या हुआ कि यहाँ शिफ्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की जो शिफ्टिंग हो रही है नॉर्थ में वो ज़्यादा हो जा रही है, ठीक, जिसकी वजह से सहारा में रेनफॉल हुई और स्टॉर्म्स वगैरह है। ऑल्सो अफ्रीका में जो रेन आती है वो हमारी आती है समर्स में थ्रू वेस्ट अफ्रीकन मानसून से, ठीक। अब इनको मानसून बुलाते हैं बट ये ट्रू मानसून नहीं है, ठीक। तो जो चीज़ ट्रू नहीं होती उसको क्या बोलते हैं हम, सूडो मानसून बोलते हैं। अब देखो मानसून का मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि विंड्स अगर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं तो उनको क्या होना है कि बाद में रिवर्स जरूर आना है, ठीक। तो रिवर्सल ऑफ विंड्स हो गया एक रीज़न। लेकिन ट्रू मानसून होने के लिए क्या होना चाहिए कि बारिश आते वक्त भी होनी चाहिए और जाते वक्त भी होनी चाहिए। तो जो हमारा वेस्ट अफ्रीकन मानसून होता है इसमें क्या होता है, विंड्स जो इधर से आ रही हैं, तो देखो ये ऑन शोर है, ऑन शोर मतलब ओशन पे है, तो मॉइस्चर लेके आ रही हैं, इधर रेन तो कर रही हैं। लेकिन अक्टूबर के टाइम पे क्या होता है, जब ये रिवर्स आती हैं तो देखो ये ऑफ शोर हो गई हैं, तो ये क्या होती है, रेन नहीं लेके आ पाती हैं। तो इसलिए हमको इनको ट्रू मानसून कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम सूडो मानसून, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ सहारा डेजर्ट के बारे में। देखो ये हमारा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, ठीक। ऑलमोस्ट ये 10 से 11 कंट्रीज से पास होता है। तुम्हें कंट्रीज बस थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए कि ऊपर वाले रीजन में है, ठीक, और उनके बारे में ब्रॉडली पता होना चाहिए। वैसे जब तुम वर्ल्ड मैप पढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ पे कंट्रीज़ का नाम याद हो जाएगा, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इस रीजन में है, ठीक है। ऑल्सो इसके नीचे जो तुम्हें ये रीजन दिख रहा है ना सटा हुआ इससे, उसको बोलते हैं सहेल रीजन। अब सहेल रीजन क्या होता है, ये सेमी एरिड मतलब थोड़ा सूखा रहेगा, हमारी सवाना ग्रासलैंड्स की तरह ही है। अब सवाना ग्रासलैंड तुम्हें पता ही होगा कि ये हमारी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होती हैं। अब इसके नीचे हमारी प्रेजेंट होती हैं सवाना ग्रासलैंड, तो ये जोन ऑफ ट्रांजिशन हो गया सहेल रीजन। यहीं पे तुमने सुना होगा कि ग्रीन वॉल इनिशिएटिव चल रहा है अफ्रीका का, वो यहीं पे चल रहा है, ठीक है। और सहारा डेजर्ट जो है ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है अदरवाइज। मतलब डेजर्ट कैसे होते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी होता है, हॉट डेजर्ट भी होता है। तो हमारा एंटार्क्टिका सबसे लार्जेस्ट हो गया कोल्ड डेजर्ट में, फिर उसके बाद हमारा आर्टिक आ गया, और हमारा फिर आता है ये सहारा डेजर्ट, ठीक। और हॉटेस्ट में कौन सा होगा, हॉट डेजर्ट में कौन सा होगा, हमारा सहारा डेजर्ट ही है। ये डायरेक्ट इमेज से डिस्कस करते हैं। अब देखो ये जो एनिमल है इसको बोलते हैं हनी बैजर या फिर रेटल। इसकी अभी रिसेंट साइटिंग हुई हमारी उत्तराखंड में, दो ये साउथ इंडिया में भी कभी कभी देखा जा चुका है। ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है, क्योंकि इसका प्रेजेंस दिखाता है कि जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी डाइवर्स है, ठीक है। और ये फीड करता है इंसेक्ट्स वगैरह पे। वैसे ये ऑमनीवोरस होता है और ये बहुत फियर्स होता है कि इवन ये फाइट जो है वो लायन से ले लेता है, टाइगर से ले लेता है और उनको चैलेंज कर देता है। ऑल्सो ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में भी हेल्प करता है, कैसे, थ्रू इट्स वेस्ट और अपनी डाइट से। ये इंसेक्ट की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रखता है। ऑल्सो इसके क्लॉज देख रहे हो यहाँ पे, ये काफ़ी शार्प्ड होते हैं, ये इसलिए ताकि ये बरोज बना सके, ठीक। मेनली ये हमें अफ्रीका और एशिया में मिलता है। ऑल्सो इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, तो जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और शेड्यूल 1 में आता है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ एक चीज़ गलत दी हुई है कि ये नॉक्टर्नल मैमल्स होते हैं, मैमल्स तो ये हैं, बट क्या होता है विंटर में ये डायर्नल हो जाते हैं। डायर्नल का मतलब क्या हो गया, बोथ ड्यूरिंग डे और नाइट में ये फोरेजिंग करते हैं, मतलब जो खाना वाना खाना होता है इनको। और समर में क्या होता है, समर में ये नॉक्टर्नल होता है, ठीक। ऑल्सो ये सोलिटरी होते हैं नेचर में, ये अकेले रहना पसंद करते हैं, और जब भी ये प्रेडेटर्स को देखते हैं तो ये ट्विस्ट एंड टर्न करके एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फेयर्स बहुत होते हैं। ये डायरेक्ट मैप से डिस्कस करते हैं। तो यूरोप का जो तुम्हें ये रीजन दिख रहा है, ये बेसिकली इसको बोलते हैं बल्कान पेनिनसुला। अब यहाँ पे एक लेक न्यूज़ में है, लेक प्रेस्पा। अब ये मिलती कहाँ पे है, तो देखो ये रहा हमारा मैकेडोनिया, बगल में अल्बेनिया है और ये ग्रीस, इनके तीनों के ट्राई जंक्शन पे यहाँ पे कहीं मिलती है लेक प्रेस्पा। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये हो रही है ड्राई, और तुम्हें पता होगा UPSC ड्राई लेक्स को पूछने के लिए बहुत फेमस है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। इसको देखने से पहले एक स्कीम और है,
पीएम जनमान ये बेसिकली पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए स्कीम थी, और ये मैंने तुम्हें डिटेल में बता भी रखा था। ठीक, तो ये 2023 में लॉन्च हुई थी, और ये बेसिकली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए था फॉर पीवीटीजीज। ठीक है, अब ये स्कीम जो थी वो कन्वर्जेंस बेस्ड स्कीम थी। अब कन्वर्जेंस का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कई मिनिस्ट्री हैं, ये अपनी अपनी स्कीम चला रही हैं, तो अब इन सब स्कीम को हम स्ट्रीमलाइन करके इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो ये बेसिकली कन्वर्जेंस हो गया। अब देखो इसका बजट आउटले कितना था, इसका बजट आउटले था 24,000 करोड़। अब इसी पे ही ये स्कीम बनाई गई है, दूसरी वाली हमारी जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, ये इसी के ऊपर बनाई गई है। और इसमें क्या है, बजट आउटले देखो 80,000 करोड़ का है। ठीक, तो ये ऑलमोस्ट 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंप्लीमेंट की जाएगी, और ये भी एक कन्वर्जेंस बेस्ड स्कीम है। ठीक, इसमें भी क्या होगा, या फिर अम्ब्रेला स्कीम कह सकते हो कि बाकी सारी स्कीम जो होंगी वो इसका पार्ट होंगी। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो होंगी वो भी इन्वॉल्व होंगी उस पार्ट के लिए। जैसे मान लो कोई हाउसिंग वाला पार्ट है, तो वो हमारी कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखेगी, क्योंकि रूरल एरियाज़ में तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना इसे। तो इसमें क्या है, इस स्कीम में बोला गया है कि हम सैचुरेशन लाने की कोशिश करेंगे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड किया है उसमें। अब सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया कि जिन बेनिफिशियरीज़ के लिए स्कीम इंटरनेट थी उनको लास्ट माइल तक हम कवर करेंगे, मतलब सारे बेनिफिशियरीज़ को जब तक हम इंक्लूड ना कर लें तब तक ये स्कीम कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ठीक, और इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या है, 2024 से लेके 5 साल ले लो 2029 तक। ठीक, और दोनों ही स्कीम्स में किसका इन्वॉल्वमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट था, और यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो धरती आबा जो है ये रेफरेंस है बिरसा मुंडा को। ठीक है, इन्हीं के ऊपर हमारा 15 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया गया है जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, तो ये याद रखना है 15 नवंबर वाली डेट। ठीक, और बिरसा मुंडा तो याद ही रखना है। और इनका एक मूवमेंट था उल गुरन मूवमेंट। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे ये चीज़। ऑल्सो ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है 2020 में शायद। अब देखो बायोडाइवर्सिटी लॉस को टैकल करने के लिए कंट्रीज़ क्या करती हैं, कंट्रीज़ जो हैं वो एक्शन प्लान्स बनाती हैं और स्ट्रैटेजी बनाती हैं, तो उसको बोलते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान। ठीक, अब इसको ट्रैक करने के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ने टूल बनाया है, तो इसको हम बोलते हैं ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान ट्रैकर। ठीक है, अब इसमें पाया गया है कि जो नेशन है वो अपने सिर्फ 10% ही जो अपना गोल रखते हैं उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। अब ये जो ट्रैकर है ये हमें हेल्प करेगा प्रोग्रेस देखने में कि कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में कितना प्रोग्रेस हुआ है हर कंट्री का। ठीक, तो अब ये क्या है, अब तुम्हें पता होगा रियो समिट हुआ था हमारा 1992 में, या फिर अगर नहीं पता है तो एनवायरनमेंट में तुम्हें ये पढ़ा दिया जाएगा। वहाँ पे एक बॉडी बन के आई हमारी CBD, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब इसकी मीटिंग होती है, तो जो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग और मीटिंग वाली बॉडी होती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक, तो ये हर 2 साल में शायद मीट करते हैं। तो अभी इनकी मीटिंग हुई थी 2022 में, वो थी हमारी 15वीं कॉप की मीटिंग। ठीक है, और अभी होने वाली है COP 16। तो COP 15 में क्या हुआ था कि देखो यहाँ ये हुई थी, तो ये भी है, और इसके आगे क्या दिया हुआ है, इसके आगे दिया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे एक चीज़ साइन किया गया था, उसको बोलते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब इसमें क्या था कि इसमें 4 तो हमारे गोल्स थे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, और ये 2050 तक हमें अचीव करने के लिए विजन रखा गया है, और 23 सब गोल्स थे या टारगेट्स बोल लो, इनको अचीव करना है 2030 तक। अब इसी के अंदर एक टारगेट आता है जो मैंने शायद इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में पढ़ाया था, 30x30, मतलब बाई 2030 हमें 30% ऑफ लैंड और कोस्टल एरियाज़ या फिर मरीन एरियाज़ को कंजर्व करना है। ठीक है, ऑल्सो इस फ्रेमवर्क को हम पेरिस मूवमेंट भी बोलते हैं, पेरिस मूवमेंट बोलते हैं। अब देखो तुम्हें पता होगा कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है 2015 में पेरिस गोल्स सेट किए थे। तो बेसिकली जैसे ये इतना सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था ना क्लाइमेट चेंज के लिए, सेम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो इसको हम पेरिस मूवमेंट भी बोलते हैं। ऑल्सो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड भी बनाया गया था इसके बाद। ठीक, वो किसके अंदर आता है, हमारा आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंदर। ठीक, और ट्रस्टी कौन है इसका ट्रस्टी जो है वो हमारा वर्ल्ड बैंक है, तो ये याद रखना है, ट्रस्टी जो है हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का भी जो ट्रस्टी है वो वर्ल्ड बैंक है, और ये बेसिकली फंडिंग मैकेनिज्म है एक। ठीक है, अब 4 गोल्स और 23 जो हमारे टारगेट्स थे उनको देख लेते हैं। अब देखो प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे काम का क्या है कि एक नज़र इसको मारना है कि पूरा देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक, तो ब्रॉडली तुमको याद रहेगा, तुमको वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना है, तुमको बस ब्रॉडली देख लेना है कि ये चीज़ें थी। और मेंस के लिए तुम्हें क्या करना है कि देखो मेंस में जब तुम्हें कुछ समझ में ना आ रहा हो कहीं भी कुछ भी इंक्लूड करने का, तो इसमें देखोगे 23 टारगेट हैं,
तो इसमें तो कोई ना कोई टारगेट तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन में बैठ जाएगा, तो वहाँ तुम इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो पहले 4 गोल्स देख लेते हैं कि कंजर्व और रेस्टोर करना है बायोडाइवर्सिटी को, सस्टेनेबल यूज़ है, और ये तो देखो शेयर बेनिफिट्स फेयर एंड इक्विटेबली, और ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेके आना है। उसके अलावा ये वर्ड बाय वर्ड तुम खुद ही पढ़ लो, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ के कुछ अलग तो बताऊँगा नहीं। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, वहाँ तुम देख लेना एक बार। और ध्यान से अगर देखो तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या लिखा है, रिड्यूसिंग थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ क्या लिखा है, मीटिंग पीपल्स नीड्स थ्रू सस्टेनेबल यूज एंड बेनिफिट शेयरिंग, और इधर लिखा हुआ है टूल्स एंड सोल्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग। तो ये मान लो कि 3 कैटेगरीज हो गई। अब देखो ये तुम्हें देखने में डुगोंग की तरह लग रही होगी, बट ये डुगोंग नहीं है। ठीक, इनको बोलते हैं मैनेटिस, और ये बेसिकली हमारे अटलांटिक वाले एरिया में मिलती है, और ये जो है ये फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर में मिलती है। और जो हमारी डुगोंग है ये बेसिकली मरीन एरियाज़ में मिलती है। ठीक, ऑल्सो इनकी टेल में डिफरेंस है दोनों के, बट ये सेम ग्रुप को बिलोंग करती हैं जिसको बोलते हैं सिरेनिया। अब देखो इस स्पीशीज़ के बारे में जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ नहीं मिलती है, डुगोंग हमारे यहाँ मिलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि थोड़ा इसकी सिमिलैरिटी है डुगोंग से, इसलिए इसको डिस्कस कर लिया मैंने। ठीक, तुम्हें याद रखना है सेम ग्रुप को बिलोंग करती है सिरेनिया, यही जो है इसको सी काऊ बोलते हैं ओरिजिनली। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, लूजली डुगोंग को सी काऊ रेफर कर देते हैं। ठीक, बट जो ओरिजिनली सी काऊ होती है वो यही होती है जो ये दे रखी है, मैनेटिस। बट इसका बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर है डुगोंग से, इसलिए डुगोंग को भी सी काऊ बोलते हैं। दोनों ही हर्बीवोर्स हैं। ठीक, बाकी इनके बारे में और कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। अब सारथी 1.0 क्या है, ये एक डिजिटल पोर्टल है फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। अब डिसएडवांटेज में तुम देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है इसमें, शेड्यूल कास्ट दिया हुआ है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर है, विक्टिम्स ऑफ एल्कोहलिज्म है, सब्सटेंस अब्यूज़, पर्सन इन्वॉल्व इन एक्ट ऑफ बेगिंग, डी नोटिफाइड, नोमैडिक ट्राइब्स। अब ये सब याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसको सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये ऑलरेडी लीगल एड प्रोवाइड करता है टू ऐसे ही डिसएडवांटेज पीपल। ठीक है, तो तुम्हें उसमें याद रखना है कि ये कैटेगरी को ये सर्व करता है, और इसी ने विद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर, उसके साथ ही ये डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। वैसे तो कोई इस पोर्टल की इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं है, मेंस में इसे तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे डिजिटल पोर्टल्स को याद करने की कोशिश भी मत किया करो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है कि तुम्हें इतने याद रहेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता रखा है कि नेशनल जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के अंदर बनी है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, और ये एक्ट जो है एक 3 टियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कैसे? एक नेशनल लेवल बॉडी होगी हमारी नालसा, फिर स्टेट लेवल पे भी एक सेम बॉडी होती है, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी होती है। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, डिटेल में मैंने बता रखा है ऑलरेडी। थोड़ा कीर्तन वीर्तन चल रहा है तो आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, चलो ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपॉइंट कर दिया है नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स को। ठीक, अब ऑलरेडी ये मैंने तुम्हें डिटेल में बता रखा है, अब इसमें क्या ही बताऊँ, लेकिन चलो ठीक है फिर बता देता हूँ। कौन सा एक्ट है? 1934 का एक्ट है। इसको अमेंड किसने एक्ट ने किया था? फाइनेंस एक्ट ने किया था। तो ये क्या हो गई? एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। ठीक, मेंबर्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 कौन से मेंबर होते हैं? जैसे एक हो गया हमारा आरबीआई का गवर्नर, फिर डिप्टी गवर्नर, और फिर एक आरबीआई बोर्ड से नॉमिनेट होता है एक बंदा। बाकी 3 मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक, और जो ये 3 मेंबर होते हैं इनको एक्सटर्नल मेंबर्स बोलते हैं, और ये अपॉइंट कितने टर्म के लिए होते हैं? 4 साल के लिए। और डिसीजन ऑफ द एमपीसी इज़ बाइंडिंग ऑन द आरबीआई। ठीक, और मान लो कि टाई हो गया वोट में, तो क्या होगा? तब हमारा जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो कास्ट करता है अपना कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट मतलब टाई को ब्रेक करने के लिए अपना वोट कास्ट कर सकता है फिर से। ये करती क्या है? ये फिक्स करती है हमारे बेंचमार्क पॉलिसी रेट को, या फिर जिसको रेपो रेट वो बोलते हैं, ताकि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। और इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है हमारा? 4 ± 2। ठीक है, मतलब या 2 से 6 कह लो, वही बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अरे ये कोई किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ो। अब देखो सिकल सेल एनीमिया तो मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, तो ये तो जानना ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि फाइज़र ने बेसिकली एक इसकी दवा थी ऑक्सीब्राइटा, इसको इसने विड्रॉ कर लिया है क्योंकि कुछ फेटल इंसिडेंट्स देखे गए थे। तो तुम्हें ये याद रखना है कि ऑक्सीब्राइटा किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली ओरल मेडिकेशन होती है फॉर सिकल सेल एनीमिया डिजीज। ठीक है,